मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों ने गांधी जी के इस सीरीज के अंतर्गत पिछले क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में 1924 तक की चर्चा की थी। और सबसे लास्ट में हमने बताया था कि 1924 में जो कांग्रेस का जो बेलगांव कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी एक इस बात में विश्वास करते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, सिर्फ राजनीतिक दलों के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती है। और उसके साथ ही साथ यानी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ वो लोगों को जागरूक भी बनाए रखना चाहते थे और तमाम कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस, तमाम रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहना चाहते थे। और इसी दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने शुरू किया, सिविल डिसओबीडियंस का, जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी की एक महत्वपूर्ण देन है। यानी कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सरकार के कानूनों को तोड़ करके ये दिखाना कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, हम उसकी बात को नहीं मानते हैं और हम स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, यानी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए ही। तो सिविल डिसओबीडियंस का ये जो प्रोग्राम था गांधी जी का, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो फरवरी 1930 में बैठक हुई, उसमें गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में इसे पारित भी कर दिया गया। तो सिविल डिसओबीडियंस का प्रस्ताव जैसे पारित हुआ, फिर गांधी जी ने अपनी जो सिविल डिसओबीडियंस का पूरा जो प्रोग्राम था वो तय किया और उस प्रोग्राम के तहत देश के विभिन्न स्थानों पर जो नमक कानून था, नमक बनाने से संबंधित जो ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे थे, उनको तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे देश भर में आह्वान किया। और भी अलग अलग तरीकों से भी लोगों ने कानूनों को तोड़ने के लिए मोर्चे निकाले, रैली निकाली, जुलूस निकाला, हड़तालें की और अलग अलग तरीकों से गांधी जी का समर्थन किया। तो देखिए, यहाँ पर 12 मार्च 1930 को गांधी जी स्वयं जो है अपने 78 आश्रमाइट्स के साथ, यानी आश्रम में रहने वाले उनके जो साथी थे साबरमती आश्रम में, तो 78 आश्रमाइट्स के साथ उन्होंने डांडी मार्च की शुरुआत की, यानी साबरमती से डांडी यात्रा। अब इसे विस्तृत रूप से आप इतिहास में पढ़ सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान। मैंने यहाँ पर सिर्फ गांधी जी के रेफरेंस में चर्चा कर रहा हूँ। तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की और डांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और ये इसका प्रभाव पूरे देश में हुआ। देश के अलग अलग भागों में गांधी जी के इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा और लगभग देश के सभी जगहों पर इस नमक कानून का जो विरोध था उसका समर्थन किया गया और गांधी जी के इस आह्वान को सफलता मिली। अल्टीमेटली ये होता है कि ब्रिटिश सरकार जो है गांधी जी के इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से परेशान होती है और उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट करके फिर से एक बार यरवदा जेल, जो कि पुणे में स्थित है, वहां पर उनको रख देती है। तो मई 1930 में उनको अरेस्ट किया गया और उन्हें यरवदा जेल में रख दिया गया। लेकिन थोड़े ही समय के बाद उन्हें फिर छोड़ दिया गया 26 जनवरी 1931 को, क्योंकि देश में गांधी जी को लेकर के जो मूवमेंट शुरू हो गए थे, उनको रिलीज करने को लेकर के, उन्हें जेल से छोड़ने को लेकर के ये बढ़ता जा रहा था। तो 26 जनवरी 1931 को उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। He was released from jail on 26 जनवरी 1931। अब यह है कि जब जनवरी 1931 में उन्हें छोड़ा गया तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और उनके ऊपर ये दबाव था कि किसी भी तरह से गांधी जी का ये जो प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में उनका जो महत्व बढ़ता जा रहा है, उसे कम करने की कोशिश की जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इरविन ने गांधी जी को एक समझौते के लिए तैयार किया और उस समझौते में उसने गांधी जी को कई शर्तों को मनवाने की कोशिश की और गांधी जी ने भी अपनी बातों से इरविन से कई शर्तें मनवा ली। और ये प्रोसेस, ये जो घटनाक्रम हुआ, उसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। तो यहाँ पर गांधी जी का एक बार फिर प्रभाव समझ में आता है। 5 मार्च
on 5th March 1931 the Gandhi Irwin Pact was held, जिसमें कि एक बड़ा मुद्दा ये उठा था कि जो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव थे, जो ऑलरेडी जो गिरफ्तार हो चुके थे, और ये चर्चा चल रही थी कि उन्हें फांसी दे दी जाए। लेकिन इस मुद्दे पर पूरे देश में चर्चा थी कि गांधी जी इस मुद्दे पर इरविन से बात करेंगे और हमारे ये जो तीनों क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों को जो है बचाने का प्रयास करेंगे। इरविन के साथ एक सामान्य बातचीत के दौरान उन्होंने इस पर चर्चा भी की, लेकिन जैसा कि उनका बेसिक प्रिंसिपल था अहिंसावादी, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, तो उसमें अहिंसा का जो उनका कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के कारण वो इरविन पे ज्यादा दबाव नहीं डाल पाए और अल्टीमेटली ये हुआ कि 23 मार्च 1931 को इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई और इस बात को लेकर के गांधी जी की बड़ी आलोचना भी हुई। तो यहाँ पर गांधी जी जहां एक तरफ अपने कार्यक्रमों से, रचनात्मक कार्यक्रमों से, अपनी अहिंसावादी सोच से, अपने सर्वोदय की उनकी योजना से, हरिजनों के कल्याण के संबंध में उनके कार्यक्रमों से जहां एक तरफ सफल हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गांधी इरविन पैक्ट के बाद उन्हें एक बड़ी असफलता भी मिली, जिसमें वो जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाना चाहते हुए भी उन्हें वो बचा नहीं सके और भारत में युवाओं का उन्हें विरोध का सामना उस समय करना पड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं 29 मार्च 1931। अब ये होता है कि इरविन के साथ समझौते में ये तय किया गया कि गांधी जी जो है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था ब्रिटेन में, उसमें जाएंगे, कांग्रेस उसमें भागीदारी करेगा। तो कांग्रेस की भागीदारी करने का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अब जब स्वीकार कर लिया था तो समय आया तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। तो वहां पर गांधी जी को एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कांग्रेस ने तय किया कि हम इनको भेजेंगे। भेजा 29 मार्च 1931 को वो जो है लंदन के लिए रवाना हुए और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग भी लिया। एसएस राजपुताना वो जहाज का नाम है, वो शिप है जिससे कि वह भारत से वो लंदन की यात्रा पर गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तो कभी कभी जनरल स्टडी के पेपर में इसकी जरूरत आपको पड़ जाएगी कि किस जहाज से गए, तो उसे याद रखना है, उसका नाम है एसएस राजपुताना। अब जब वहां सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने भाग लिया तो वहां पर फिर वही चर्चा शुरू हो गई। वहां पर फिर जो मैकडोनल्ड घोषणा थी, सांप्रदायिक घोषणा, जो उन्होंने जो मैकडोनल्ड ने जो प्रयास किया था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनके लिए अलग रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की जाए, यानी अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। जैसे 1909 में मॉरले मिंटो रिफॉर्म में क्या किया था, उसमें मुसलमानों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। अब यहां पर यह प्रयास हो रहा था कि किसी भी तरह से जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से अलग कर दिया जाए। गांधी जी इस बात का विरोध करते रहे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात का विरोध किया कि यह संभव नहीं है कि आप डिप्रेस्ड क्लास जिनको कहते हैं, जिसको गांधी जी हरिजन कहते हैं, तो उन्हें हिंदुओं से अलग करके आप जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे करके जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है, आप उसको कमजोर करना चाहते हो। ये गांधी जी का सोचना था। अंबेडकर का सोचना ये था, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर भी थे, भीमराव अंबेडकर भी थे, तो उनका सोचना ये था कि जो डिप्रेस क्लास हैं, जो वंचित वर्ग हैं, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उनको अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अंदरूनी बात यह है कि हिंदुओं से अलग करके देखने का प्रयास ब्रिटिश सरकार ने डिप्रेस्ड क्लास को अलग करने के एक तरीके से किया था। गांधी जी इस बात को इस रूप में देख रहे थे कि इससे हमारा जो नेशनल मूवमेंट है कमजोर हो जाएगा और हमारी जो फ्रीडम का जो डिमांड है, हमारा जो फ्रीडम का जो प्रयास है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो दोनों के बीच एक बड़ा भेदभाव था। अंबेडकर और गांधी जी के बीच इस तरह के विचारों को लेकर एक भेदभाव, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था। तो
जब भारत वो आए, वापस आए, बीच में छोड़ दिया उन्होंने, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ करके वापस आ गए। तो और उसके बाद ये हुआ कि मैकडोनल्ड माने नहीं, रैमजे मैकडोनल्ड, है ना, तो उन्होंने क्या कर दिया कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा फिर भी कर ही दी। उन्होंने नहीं माना और कम्युनल अवार्ड जो है बढ़ाते हुए डिप्रेस क्लास को उन्होंने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रयास किया। अब ये था कि उस समय गांधी जी जो थे वो जो है यरबदा जेल में बंद थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस मूवमेंट के खिलाफ, यानी ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड फास्ट अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट इंडेड विथ पूना पैक्ट। अब यहां पर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या क्या करते हैं इसमें, गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है और कहते हैं कि भाई ये जो आप कह रहे हो कि डिप्रेस्ड क्लास को हिंदुओं से अलग रख करके सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, इससे तो राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट कमजोर पड़ेगा और स्वतंत्रता की मांग कमजोर पड़ेगी। तो अंबेडकर ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई हमारे लिए जो फ्रीडम मूवमेंट भी जरूरी है, लेकिन डिप्रेस्ड क्लास का उत्थान भी जरूरी है। तो इस तरह से दोनों के बीच एक समझौता हुआ और उसके बाद गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लास के लिए बहुत सारा समय दिया। उन्होंने हरिजन पत्रिका के माध्यम से पूरे देश में एक हरिजनों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। अंबेडकर अपने स्तर पर कर ही रहे थे और गांधी जी ने भी इसका प्रयास शुरू किया। तो पूना पैक्ट के माध्यम से एक बार पुनः ये जो हिंदुओं की एकता थी, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास, अस्पृश्य वर्गों को अलग करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया, उसे अंग्रेज और उसे जो गांधी जी और अंबेडकर ने मिल करके उस प्रयास को समाप्त कर दिया। और ये एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है गांधी जी की, जिसमें कि अस्पृश्य जातियों को, डिप्रेस्ड क्लास को हिंदुओं के साथ शामिल रखते हुए हमने इसे जो है आगे बढ़ाया और जिसका लाभ हमें आज तक मिल रहा है। लेकिन इसमें अंबेडकर की बुद्धिमत्ता की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसे क्रिटिकल समय में, ऐसे महत्वपूर्ण समय में गांधी जी के साथ समझौता करके और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर होने से बचा लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। 1934 से 36 के बीच जो है वो क्या करते हैं, गांधी जी का मन एकदम भर गया, कांग्रेस से उनका मन भर गया और वो डिक्लेयर करते हैं कि अब हम कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहते। वो फॉर्मली रिजाइन करना चाह रहे थे और कर भी दिया। तो उन्होंने कुछ सालों तक कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया, अवे फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स, एंड डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू रिटायर फ्रॉम कांग्रेस इन अक्टूबर 28 अक्टूबर 1934। 1934 में चूंकि ये सब घटनाक्रम के कारण उनका मन बड़ा दुखी हो गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया, फिर कुछ घटनाक्रम बीच में ऐसा होता रहा कि उन्हें महसूस हुआ कि अब इस राजनीति के माध्यम से हम बदलाव नहीं ला पाएंगे, हमें स्वतंत्र रह करके एक सोशल रिफॉर्म के माध्यम से काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर उन्होंने अपना 2 साल का समय, जो मैंने ऊपर बताया, ये हरिजनों के वेलफेयर के लिए लगाया, उन्होंने कल्याण के लगाया, लगातार काम करते रहे और इस तरीके से वो एक बड़ा बदलाव लाने में, सामाजिक बदलाव लाने में सफल हुए। हम आगे के आपके कई जैसे सर्वोदय की योजना पढ़ेंगे, ट्रस्टीशिप के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी केवल ये बातें नहीं करते थे, वो हकीकत में समाज में एंटर करके तकलीफें उठा के उन समस्या को दूर करने की भी कोशिश करते थे। तो और उन्हें पद और सत्ता से कोई मतलब ही नहीं होता था, उन्हें मतलब इस बात से होता था कि किस तरह हम इस समस्या को हल कर सके। और उन्होंने किया। उनको जब लगा कि कांग्रेस में रहने से हम ये काम करने में दिक्कत आ रही है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 1934 से 36 तक, सिंस 1934 टू 1936 वो बिना किसी पार्टी और पॉलिटिक्स के सोशल रिफॉर्म का काम करते रहे और अल्टीमेटली फिर उन्हें लगा तो वो वापस भी आए, रिटर्न अगेन इन एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1936। उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, थोड़ी सी हमें पॉलिटिक्स की भी जरूरत है, तो देन ही केम बैक। जब उन्हें लगा कि समाज में एक बदलाव आ रहा है तो एक फिर से वापस आए 1936 में। एंड इन 1936 देखिए उन्होंने काम क्या किया कि शिक्षा में उन्हें बदलाव लाना था। ही वाज ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन एजुकेशन। तो उन्होंने पहले तो वर्धा में एक सेवा ग्राम करके आश्रम खोला इन वर्धा।
he started a आश्रम इन सेवाग्राम वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में एक सेवाग्राम नामक आश्रम खोला। और दूसरी तरफ उन्होंने वहीं से, जिसे वर्धा स्कीम कहते हैं, क्योंकि वर्धा में रहते हुए उन्होंने ये शिक्षा की योजना जो है उन्होंने प्रारंभ की, तो उसे वर्धा स्कीम के नाम से जानते हैं। और उसका मूल मकसद क्या था? उसका मूल मकसद था वर्धा स्कीम का ये कि सभी बच्चों को, हमारे देश के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन मिले। और फ्री एजुकेशन के साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो एजुकेशन है इसमें कोई बार नहीं होना चाहिए कि ये शिक्षा इनको मिलनी चाहिए, इनको मिलनी, सभी को समान शिक्षा मिले, इक्वल एजुकेशन और फ्री मिले। और साथ ही साथ उन्होंने मदर टंग में शिक्षा मिले, मातृभाषा में शिक्षा मिले, इस पर भी उन्होंने जोर डाला। और साथ ही साथ शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ लिया आपने और बड़ी डिग्री हासिल कर ली। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप उसे अप्लाई कर सकें, आप उससे अपनी जीविका कमा सके। तो ऐसे उपयोगी शिक्षा पर उन्होंने जोर डाला, बुनियादी शिक्षा पर जोर डाला। तो ये भी एक गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। और आज भी हम इसकी चर्चा करते हैं, वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट इट। अब क्या होता है कि 15 अक्टूबर 1940 को, अब 39 में तो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में। अब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन जो है उसमें शामिल हो गया और भारत को भी शामिल कर लिया। लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स उस समय तक काफी बदल चुकी थी और गांधी जी सहित जो कांग्रेस था वो पूरी तरह से इस बात का विरोध कर रहा था कि भारत जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहता। क्योंकि उद्देश्य क्या है? आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटेन शामिल हो रहा है और भारत को भी शामिल कर रहा है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्लूड इंडिया इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? क्योंकि भारत का उद्देश्य तो स्वतंत्रता है, आप हमें स्वतंत्रता दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो लेकिन उसके बावजूद भी तत्कालीन जो वायसराय थे लिनलिथ को, उन्होंने युद्ध में भारत को शामिल कर लिया। अब जब युद्ध में भारत को शामिल कर लिया तो शुरू हो गया विरोध शुरू हुआ। भारत में उस समय जितने भी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा ये देखिए गांधी जी ने अपने स्तर पर शुरू किया एंटी वार इंडिविजुअल सत्याग्रह। सत्याग्रह तो गांधी जी का हथियार था, सत्याग्रह शुरू किया उन्होंने। लेकिन इस बार जो सत्याग्रह था वो थोड़ा अलग था, ये था इंडिविजुअल, व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में 15 अक्टूबर 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया उन्होंने, इंडिविजुअल, यानी कि हर एक व्यक्ति को उन्होंने छूट दे दी। जो नेता जहां हैं कांग्रेस के, जो व्यक्ति जहां हैं, जहां भी वो हैं, वो अपने अपने स्तर पर ब्रिटिश सरकार की इस नीति का विरोध करें कि भारत को बिना भारतीयों से परमिशन लिए, अनुमति लिए युद्ध में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये जो सत्याग्रह इंडिविजुअल लेवल पे शुरू हुआ, इसी को ही कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और इसके पहले सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। एंड विनोबा भावे जो उनके साथी थे वो इसके पहले सत्याग्रही बने। और इस तरह से जो है सत्याग्रह का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया गांधी जी ने। तो सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन सब बातों पे विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे ही गांधी के इस सीरीज में। लेकिन देखिए कि अलग अलग समय पर गांधी जी ने कैसे इसका उपयोग किया और राष्ट्रीय आंदोलन में इसका उपयोग करके भारत को स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश की। तो आगे बढ़ते हैं। 8 अगस्त 1942, आपको ये डेट याद ही होगा, गांधी जी ने इसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी 1942 में बॉम्बे में, उसको एड्रेस किया। और यहीं पर जो एक बड़ा नारा दिया था उसका नाम था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो नारा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार, क्विट इंडिया, ये नारा जो है ये उनके ही एक साथी जो कि नारे बनाने में, स्लोगन बनाने में बहुत माहिर थे। वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका बहुत नाम नहीं था,
वो एक वकील थे, एडवोकेट थे, और वो बॉम्बे में वकालत करते थे। गांधी जी के साथ उन्होंने कई बार इस तरह के काम किए, और यहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन उन्होंने बनाया, क्विट इंडिया स्लोगन, व्हिच वाज डेवलप्ड बाय यूसुफ मेहर अली। तो जब गांधी जी की बात होती है तो यूसुफ मेहर अली साहब का नाम भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे नारे बनाए, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाए जो कि आज भी चर्चित हैं। यूसुफ मेहर अली के नारे जो हैं ये बहुत चर्चित रहे। एक साइमन गो बैक, साइमन गो बैक है ना, साइमन गो बैक का नारा आप लोगों को याद होगा, जो उस समय वो भी इन्होंने बनाया, यूसुफ मेहर अली साहब ने बनाया है ना, वो भी बहुत प्रचलित साइमन गो बैक का नारा। तो 1927 में वो जो टाइम था, क्योंकि मैंने यहां से देखिए 1930 से शुरू किया है, तो साइमन का जो टाइम था, साइमन जो भारत में आया था तो उसके खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसमें जो साइमन गो बैक का नारा था वो भी यूसुफ मेहर अली का। तो यहाँ दो जानकारी आपके पास आ जाती है, एक क्विट इंडिया और दूसरा साइमन गो बैक। ये दोनों नारे जो हैं ये यूसुफ मेहर अली साहब का है, लेकिन इस नारे का बेहतरीन उपयोग किया हमारे गांधी जी ने, और गांधी जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बना लिया। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जो डू और डाई का नारा दिया वो भी एक बहुत जबरदस्त था। वो तो खैर उनका स्लोगन जो है उन्होंने खुद डिराइव किया था, उन्होंने खुद ही बताया था, भाई करो या मरो। करो या मरो का मतलब ये है कि अब वो समय आ गया है। गांधी जी ने कहा, नाउ द टाइम हैज कम दैट ईच एंड एवरी पर्सन फॉर फ्रीडम कैन डू एनीथिंग और डाई। लेकिन मारना नहीं है, हिंसा नहीं करना है। नॉन वायलेंस वाज द बेसिक थिंग, हिंसा नहीं करना। हिंसा किया तो फिर गांधी जी के जो तौर तरीके हैं उससे अलग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि डू और डाई, मतलब आप प्रयत्न सारे कीजिए लेकिन हिंसा में भागीदारी मत कीजिए। और इस तरीके से उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को, भारत छोड़ो आंदोलन को जो गति प्रदान की, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब 8 अगस्त को ये सारा घटनाक्रम हुआ उसके बाद तुरंत ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया, और उसमें गांधी जी भी थे। 9 अगस्त 1942 को ही वाज अरेस्टेड एंड टेकन टू आगा खा पैलेस जेल इन पुणे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खा पैलेस में ले जाया गया और उन्हें बंद कर दिया गया वहां पर, कि भाई अगर ये बाहर रहेंगे तो और भी आंदोलन फैलेगा। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया और उन्हें 9 अगस्त को ही जो है जेल में बंद कर दिया गया। इस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट को गति दिया इन्होंने। और जब ये जेल में थे उसी समय आगा खा पैलेस में जो बहुत दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा, और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो कई जगहों पर लोग जो है बड़े उत्साह में आ गए, रेल की पटरियां उखाड़ दी, स्कूलों जो सरकारी स्कूल थे उसका बहिष्कार शुरू कर दिया, जगह जगह धरने होने लगे, जगह गांधी जी को जो है छोड़ने के लिए, उनको जेल से रिहा करने के लिए आंदोलन शुरू हो गए। यानी जनता स्वयं में अपने आप जो है तीव्र आक्रोश में आ गई। मतलब ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नेतृत्व विहीन होकर भी, बीइंग लीडरलेस, दिस मूवमेंट वेंट ऑन टॉप। यानी कि गांधी जी जेल में थे लेकिन उनका प्रभाव इतना आ चुका था, लोगों में उनके प्रति स्नेह और उनके प्रति लगाव इतना बढ़ चुका था कि लोग जो है स्वयं में आंदोलन में कूद पड़े। और भारत छोड़ो आंदोलन इसीलिए एक बहुत ही सफल आंदोलन माना जाता है, विश्व स्तर पर इसकी चर्चा होती है। लेकिन उनके ऊपर अंग्रेज ने आरोप लगाया, ब्रिटिश सरकार ने आरोप लगाया कि जो भी हिंसा हो रही है, द वायलेंस इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, द ऑल द रिस्पांसिबिलिटी गोज टू गांधी जी। उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी भी हिंसा हो रही है, जहां पर भी नुकसान हो रहा है सरकार का, वो सारा नुकसान का दोष गांधी जी के ऊपर है। गांधी जी ने स्पष्ट चुनौती दी, कहा हमने, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से हमने पूरे देश में जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो हमारा आंदोलन है वो अहिंसात्मक है, नॉन वायलेंट है। हमने किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। हाँ, हमने नॉन वायलेंट सत्याग्रह और असहयोग के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात की है। तो अगर आप हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं, तो उन्होंने, गांधी जी ने जो है ये फास्ट शुरू कर
दिया। उन्होंने वहीं उपवास शुरू कर दी और आगा खां पैलेस में ही 10 फरवरी से लेकर और उन्होंने 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक जो है उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उनको जो है ये तय किया गया कि नहीं नहीं इनके साथ समझौता करना जरूरी है और उनसे बातचीत की गई। यानी कि गांधी जी ने अपने उपवास को एक बड़ा हथियार, तोप और टैंक से भी बड़ा हथियार उन्होंने बना दिया और इस हथियार के माध्यम से वो अंग्रेजों को झुकाने में कामयाब हो गए। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 22 फरवरी 1944 को ये एक बड़ा नुकसान था उनके साथ और फिर भी वो उनका मूवमेंट जारी रहा। 6 मई 1944 को अल्टीमेटली उन्हें जो है जेल से रिहा कर दिया गया। ही वाज रिलीज फ्रॉम जेल फ्रॉम 6 मई 1944। मार्च 24 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। 10 अक्टूबर 1946 को नोआखली और जो बंगाल का जो क्षेत्र था तो उन क्षेत्रों में काफी मूवमेंट शुरू हो गए। ईस्ट बंगाल का जो क्षेत्र था वहां पर काफी आंदोलन शुरू हो गए। आंदोलन इसलिए क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्य बनाने का कहीं जिक्र नहीं था और मुस्लिम लीग जो था वो पूरी तरह से पाकिस्तान बनाने के पक्ष में था। अब स्थिति ये हो गई कि जब मुस्लिम लीग ने ये देखा कि भारत तो स्वतंत्र हो जाएगा लेकिन पाकिस्तान नहीं बन पाएगा, यानी भारत का विभाजन नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने दंगे शुरू कर दिए। अब यहां पर गांधी जी के लिए एक बड़ी समस्या आ गई क्योंकि गांधी जी जो थे वो हिंदू और मुस्लिमों के एकता के पक्षधर थे। ही वॉज मच मोर रिलाई ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। वो हिंदुओं और मुस्लिमों के को एकजुट देखकर भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। लेकिन यहां पर स्थिति देखिए बदलती नजर आ रही है। इतना ज्यादा जो है इनह्यूमन एट्रोसिटीज होने लगा कि गांधी जी ने जो है ये तय कर लिया कि अब हमें पूरे देश में घूमना है, पूरे देश में इस समस्या से निजात दिलाना है। मुसलमान हो या हिंदू, उनको ये विश्वास दिलाना है कि स्वतंत्रता तो हम हासिल करेंगे लेकिन एक देश रहते हुए ही हासिल करेंगे। उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। देखिए जनवरी 1947 से लेकर Starting from January 1947 to December 1947, he traveled areas of Bengal, Bihar and Delhi. उन्होंने पूरा ये जो एरिया है जनवरी 1947 से दिसंबर 1947 तक पूरे बंगाल, बिहार और दिल्ली जहां भी दंगे हो रहे थे, जहां पर जो है डिस्टर्ब था पूरा एरिया, उन सारे क्षेत्रों का ट्रैवल किया। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो रहा था तो वो दिल्ली में नहीं थे, वो किसी भी फंक्शन में भाग नहीं ले रहे थे, वो किसी आयोजन में शामिल नहीं थे, वो कलकत्ता में थे। एंड फास्टेड एज द कंट्री वाज कट इनटू टू पीसेस। वो इस बात से दुखी थे, स्वतंत्रता अपनी जगह पर है लेकिन हमारे देश को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, मुसलमान और हिंदुओं को विभाजित कर दिया गया। वो इस बात से दुखी थे और जहां पर वो थे कलकत्ता में वहीं उन्होंने उपवास शुरू कर दी। और साथ में उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप भारत स्वतंत्र हो गया इस बात से खुशी नहीं है क्या आपको, तो उन्होंने कहा टू मी peace between Hindus and Muslims is more important than declaration of independence। भारत की स्वतंत्रता मेरे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे हिंदुओं और मुसलमानों की एकता। ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है जहां पर वो हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए वो प्रयास करते नजर आते हैं और इंडिपेंडेंस के लिए वो जीतोड़ कोशिश कर ही रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मैं आपके इन समारोहों में भाग नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश तो हूं लेकिन इस बात से ज्यादा दुखी हूं कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उन समारोहों में भाग मत लीजिए, आप उसमें खूब एंजॉय कीजिए क्योंकि देश स्वतंत्र हुआ है, बहुत बड़े परिश्रमों के बाद स्वतंत्र हुआ है, मैं आपको उसमें भाग लेने से रोकूंगा नहीं। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है यानी गांधी जी का सवाल है, मैं आपको यह कहूंगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के, भारत एक होकर के, 2 देश होकर के नहीं, एक होकर के स्वतंत्रता हासिल करे और इसके लिए वो अंत तक, जीवन के अंत तक प्रयास करते रहे। ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
देखिए आगे बात होती है। अब इस समय ये कहाँ होते हैं गांधी जी जो हैं, ये इस समय जो स्थित होते हैं 13 जनवरी 1948 को स्टार्टेड फास्ट इन दिल्ली अगेंस्ट कम्युनल राइट्स, है ना। जब ये सब घटना हो जाती है 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में रहते हैं। उसके बाद ये कुछ समय के लिए आ जाते हैं बिरला हाउस में, है ना। ये बिरला हाउस में रहते हैं। ए बम एक्सप्लोडेड इन द मिड्स ऑफ द प्रेयर मीटिंग एट बिरला हाउस, क्योंकि यहां पर ये दिल्ली आ चुके हैं। अब गांधी जी जो है कलकत्ता से दिल्ली आ गए, तो वो कुछ समय वहां पर रुके, कहां पर, बिरला हाउस में। तो जब बिरला हाउस में थे तो 13 जनवरी 1948 को ही उन्होंने क्या शुरू कर दिया, फास्ट शुरू कर दिया कि भाई ये जो पूरे देश में जो ये इस तरीके से जो राइट्स हो रहे हैं, हिंदुओं मुसलमानों के राइट्स हो रहे हैं, ये तो देश के हित में नहीं है। तो उन्होंने उसके खिलाफ जो है संघर्ष शुरू कर दिया। कहां पर, दिल्ली के बिरला हाउस में ही। उसी समय वो वहां पर रुकते थे। वो एक गेस्ट हाउस जैसा इस्तेमाल किया जाता था। कई नेता जो थे वहां आते थे, रुकते थे, और गांधी जी का एक उस समय एक निवास स्थान था थोड़े समय के लिए। तो 13 जनवरी को उन्होंने इसके लिए फास्ट शुरू कर दिया। वही मैंने यहां पर लिखा भी है कि 9 सितंबर 1947 से लेकर 30 जनवरी 1948 उनकी मृत्यु तक गांधी जी यहीं रुके थे। बिरला हाउस नाम है। आजकल इसका नाम थोड़ा बदल गया है, गांधी स्मृति करके इसका नाम हो गया है, गांधी स्मृति। तो यहां पर रुके थे ये, और यहीं पर देखिए 13 जनवरी को, ऐसा नहीं गांधी जी को की हत्या का प्रयास पहले भी हो चुका है, उसको डिटेल में मैं यहां नहीं जाऊंगा, लेकिन 13 जनवरी को भी एक कोशिश की गई थी। कई जो लोग थे वो वहां पर उस सभा में थे और उन्होंने एक छोटा सा विस्फोट भी किया था, लेकिन गांधी जी डरने वाले नहीं थे। उन्होंने 13 जनवरी के जो फास्ट शुरू किया, उसके बाद 20 जनवरी 1948 को देखिए, मैंने जैसा कि बताया आपको, एक बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन द मिड्स ऑफ द प्रेयर मीटिंग एट बिरला हाउस। बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान ही एक छोटा सा बम विस्फोट हुआ। यह अलग बात है कि उसमें कोई घायल नहीं हुए। एक प्रतीक मात्र, यानी गांधी जी के विरोध के रूप में उसे किया गया था। 27 जनवरी 1948 को गांधी जी नाराज थे। उन्होंने बोला कि कांग्रेस को जो है अब पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं, अब इसे बदल देना चाहिए, पीपुल्स सर्विस के रूप में, एक सर्विस यानी सेवा करने वाली संस्था के रूप में बदल देना चाहिए। यहां पर गांधी जी ने कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अब उनको हट जाने के लिए बोला था। यह कहा गया कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गठित, स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के लिए गठित हुआ था। कांग्रेस वाज फॉर्म फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसी प्रयास में 1885 में बनाया गया था। अब हमने स्वतंत्रता हासिल कर ली है, अब हमें एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदल जाना चाहिए। ये 27 जनवरी 1948 को जो गांधी जी हैं ये कह रहे हैं कि इसे बदलो, बदलो, इसे जनता की सेवा में लगाओ, क्योंकि अभी हमारी जरूरत है जनता की सेवा। लेकिन इसके बाद ज्यादा दिनों तक गांधी जी जो है वो हमारे बीच नहीं रह सके। और देखिए जो लोग थे, जो उनके दुश्मन थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता को एकजुट नहीं देखना चाहते थे, या जो भी राजनीतिक कारण होंगे, इसकी व्याख्या लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन 30 जनवरी 1948 को ये जो है शहीद दिवस के रूप में, मार्टीरडम डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन नाथूराम गोडसे ने अपनी जो है 3 गोलियों से गांधी जी की हत्या कर दी, तब जबकि वो इवनिंग प्रेयर के लिए जा रहे थे। 5:17 शाम 5:17 पर यह घटना हुई थी, जब गांधी जी प्रेयर के लिए जा रहे थे। ये जो है 30 जनवरी 1948 का ये दिन है, 5:17 का समय है, और नाथूराम गोडसे की 3 गोलियां, स्थान है बिरला हाउस दिल्ली, जहां पर गांधी जी को शॉट डेड उनको मारा गया और उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से गांधी जी के पूरे जीवन को संक्षेप में मैंने यहां पर आपके सामने रखने का प्रयास किया, उनके योगदानों को हमने समझने की कोशिश की, और अब हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से गांधी ने अलग अलग विचारधाराओं से, जैसे सर्वोदय के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, असहयोग के माध्यम से जो है अपने कौन सा समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की, स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने की कोशिश की। इन सब बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कई पुस्तकों की रचना की। मैंने यहाँ पर कुछ नाम यहाँ लिखे हैं, इस क्रोनोलॉजी में भी
भी आए हैं ऊपर, जैसे हिंद स्वराज उनकी एक प्रमुख रचना है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह चलाए। एक बड़ी फेमस प्रसिद्ध रचना है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये काफी लोगों ने पढ़ी भी होगी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये प्रसिद्ध रचना है। मंगल प्रभात ये भी एक इनकी प्रमुख रचना है। एंड द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस, यानी जो रचनात्मक कार्यक्रम वो चलाते थे अलग अलग तरीकों से सामाजिक सोशल एविल्स को दूर करने के लिए, वो भी एक महत्वपूर्ण बात थी। और की टू हेल्थ यानी स्वस्थ रहने की जो चाबी है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से गांधी जी के इस क्रोनोलॉजी को समझने के बाद अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे गांधी जी के जो सर्वोदय सिद्धांत है उसके ऊपर, और उसी तरह क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक जो गांधी जी से संबंधित हैं, जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी में आपको काम आएंगे, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश मेरी यही रहेगी कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी हो सके तो करिए। आपने हमारी इन बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।